क्लास 11th और क्लास 10th एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो आज का टॉपिक है ये थायराइड ग्लैंड पे। इससे पहले आप हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ग्लैंड नंबर 4 जिसे हम लोग थायराइड ग्लैंड जो है वो कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है। सो दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी इज थायराइड ग्लैंड। और दूसरी चीज ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है इसे अगर हम देखें तो हम लोगों की बॉडी में जो हमारी सांस लेने की नाली होती है जिसे हम विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं, तो ये जो विंड पाइप या ट्रैकिया होती है इसके ठीक सामने, इसके ठीक ऊपर अगली तरफ बटरफ्लाई की शेप का ये ग्लैंड जो है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं वो पाया जाता है। इस तरह से ये हमारा थायराइड ग्लैंड सांस लेने वाली जो नाली है उसके ऊपर रखा होता है। इसे थायरस यानी थायराइड ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप थायराइड ग्लैंड की शेप देखें तो थायराइड ग्लैंड की शेप जो है वो कहीं ना कहीं शील्ड के जैसी है। शील्ड जिसे हम ढाल भी कहते हैं, जो पुराने टाइम में सोल्जर्स जो हैं वो जंग में इस्तेमाल करते थे। स्पीयर एंड शील्ड, भाले के साथ जो ढाल होती थी उसकी जैसी शेप जो है इस ग्लैंड की है। और लैटिन में शील्ड को थायरस कहते हैं। तो क्योंकि इस ग्लैंड की शेप थायरस यानी शील्ड के जैसी है इसीलिए इसका नाम जो है वो थायराइड ग्लैंड पड़ गया। So this is known as thyroid gland because it is having shape similar to thyrus. Thyrus means shield. और अगर इस ग्लैंड को देखें तो इसके दो लोब हैं, ये इसका राइट लोब और ये इसका लेफ्ट लोब है। और दोनों लोब्स को बीच में कनेक्ट करने के लिए जो ये कनेक्शन जैसा है, इस कनेक्शन को हम लोग थायराइड ग्लैंड का इथमस कहते हैं। सो दिस इज इथमस पार्ट and this is right lobe and this is left lobe of our thyroid gland. पूरे थायराइड ग्लैंड को अगर अंदर से देखा जाए तो इस थायराइड ग्लैंड में आप लोगों को हजारों की तादाद में इस तरह के कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, सेलों के खोखले बॉल देखने को मिलेंगे। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स थायराइड ग्लैंड में हजारों की तादाद में भरे पड़े हैं, ये राइट लोब में भी हैं, ये लेफ्ट लोब में भी हैं, और ये बीच में जो कनेक्शन है इथमस वाला पार्ट, नैरो पार्ट, उसमें भी हैं। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को थायराइड के फॉलिकल्स कहा जाता है। सो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो यहां मैं बना रहा हूं ये क्या है? ये थायराइड के फॉलिकल्स हैं। दीज आर थायराइड फॉलिकल्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमें देखने को मिलेगी, फॉलिकल के अलावा जो बाहर जगह है उसमें इस तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो रेड कलर के मैंने बनाए इन्हें थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। और ये ब्लैक कलर के जो डॉट जैसे सेल्स में फॉलिकल्स के बाहर वाली जगह में भर रहा हूं इन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं इन्हें सी सेल्स भी कहा जाता है। सो ये जो हैं these can be termed as parafollicular cells या सी सेल्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं।
So two important structures that can be seen inside thyroid gland are these spherical structures called thyroid follicles and these cells known as parafollicular cells or C cells. अब जब हार्मोन्स के निकलने की बारी आती है तो थायराइड में से दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन वो हैं जो थायराइड के इन फॉलिकल्स में से आते हैं और थायराइड के फॉलिकल में से आने वाले हार्मोन्स को हम लोग फॉलिक्यूलर हार्मोन कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी उस हार्मोन की है जो थायराइड के अंदर के जो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, इन पैराफॉलिकुलर सेल्स से आते हैं और उस हार्मोन को पैराफॉलिकुलर हार्मोन कहते हैं। फॉलिकल से आएगा फॉलिकुलर हार्मोन, पैराफॉलिकुलर सेल से आएगा पैराफॉलिकुलर हार्मोन। ये जो फॉलिकुलर हार्मोन है इसके बारे में अगर बात करें तो फॉलिकुलर हार्मोन जो है, फॉलिकुलर हार्मोन आयोडाइज्ड होते हैं। आयोडाइज्ड का मतलब ये है कि इन्हें बनाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल होता है। फॉलिकुलर हार्मोन की कंपोजिशन देखें तो उसमें आयोडीन है, इसीलिए फॉलिकुलर हार्मोन को आयोडाइज्ड हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल में से फॉलिकुलर हार्मोन आए, उसके लिए हमें अपनी डाइट में आयोडीन जो है वो लेना पड़ता है। बिना आयोडीन के ये फॉलिकुलर हार्मोन नहीं बनेगा और यही वजह है कि फॉलिकुलर हार्मोन्स को आयोडाइज्ड हार्मोन भी कहते हैं। इन हार्मोन्स को, जो फॉलिकुलर हार्मोन है, इन्हें हम T3 एंड T4 हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। T3 में आयोडीन के 3 एटम और T4 में आयोडीन के 4 एटम रहते हैं। T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन कहते हैं। T3 एंड T4 हार्मोन्स भी इनको कहा जाता है। ये जो फॉलिकुलर हार्मोन निकलेंगे इनमें से कुछ मॉलिक्यूल T4 स्टेट में होंगे और कुछ मॉलिक्यूल T3 स्टेट में होंगे। T4 एक्टिव है, काम करता है, और T3 इनएक्टिव है और T3 को कभी भी T4 में बदला जा सकता है। तो यही वजह है कि इस हार्मोन को आप फॉलिकुलर हार्मोन भी बोल सकते हैं, आयोडाइज्ड हार्मोन भी बोल सकते हैं, इन्हें आप T3 T4 हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। और इसका अपना एक नाम भी है जिसे हम थायरॉक्सिन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये तो कॉमन सा नाम है थायरॉक्सिन, ये इसका कॉमन नाम है जिस नाम से हम इसको जानते हैं। थायरॉक्सिन या T3 T4 हार्मोन या आयोडाइज्ड हार्मोन या फॉलिकुलर हार्मोन थायराइड से आने वाला मेन हार्मोन है। और इस हार्मोन की क्वालिटी ये है, इस हार्मोन के फंक्शन ये है कि हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, उसे मेंटेन करना, उसे चलाए रखना। बॉडी के सेलों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो, उस मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते रहना और चलाए रखना, ये इस थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है। देखो, हम जानते हैं हमारी बॉडी के जितने भी काम हैं वो सब तभी परफॉर्म होंगे जब बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी बॉडी में तभी रिलीज होगी जब बॉडी के सेलों के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो चलेगा। और बॉडी के सेलों के अंदर मेटाबॉलिज्म को चलाए रखने के लिए, उस मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करने के लिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इस हार्मोन की सिक्रीशन में कमी आने से मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाएगा और इससे पूरी बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी हार्मोन है, इसके बिना लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी थायरॉक्सिन के बिना। सो दिस इज कंपल्सरी और नेसेसरी हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। बट इस हार्मोन की सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल तभी कर पाएंगे जब आयोडीन जो है वो शरीर में जाएगी। और यही वजह है कि हम अपने फूड में आयोडीन लेते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट लेते हैं, ताकि शरीर के अंदर
आयोडीन पहुंचता रहे और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये बनता रहे, क्योंकि इस थायरॉक्सिन हार्मोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आयोडीन है। तो ये तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। इसके अलावा ये बॉडी की मेंटल डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ जो है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है थायरॉक्सिन। दूसरी तरफ से कम इंपॉर्टेंट हार्मोन, थायरॉक्सिन के मुकाबले में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, जिसे पैराफॉलिकुलर हार्मोन कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के इन पैराफॉलिकुलर सेल से आता है। इस पैराफॉलिकुलर हार्मोन का दूसरा नाम कैल्स्टोनिन है। इसे कैल्स्टोनिन के नाम से भी जाना जाता है, तभी तो इन फॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेलों का दूसरा नाम सी सेल्स है। सो पैराफॉलिकुलर हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज कैल्स्टोनिन. It is secreted from these parafollicular cells or C cells from thyroid gland. अब कैल्स्टोनिन का रोल बॉडी में क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कैल्स्टोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। देखो, हम फूड में अलग अलग चीजें खाते हैं और उनमें कैल्शियम रहता है। कैल्शियम ब्लड में रहना बड़ा जरूरी है, बट कैल्शियम का लेवल ब्लड में एक हद से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे बॉडी में ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन का है, ऐसे ही ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का, कंट्रोल में रखने का काम कैल्स्टोनिन का है। जब भी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ने लगता है, तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड में से हटाने का काम जो है वो कैल्स्टोनिन करता है। So what is the role of calcitonin? The role of calcitonin is to regulate or to maintain the level of calcium in blood. ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को एक हद से ऊपर जाने नहीं देता, उसे घटाने का काम करता है। जब भी कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ऊपर जाता है तो कैल्स्टोनिन उसे कम करके नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करता है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। हाइपोकैल्सिमिक हुआ ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाकर कंट्रोल करने वाला, बढ़ने नहीं देता, तो ये हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि थायरॉक्सिन है, बिकॉज थायरॉक्सिन पे तो पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड है। सो दिस इज अवर ग्लैंड नंबर 4, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब इस ग्लैंड से जुड़े हुए, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं तो साथ में उस एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर जो है वो भी सिलेबस में रहता है। तो थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ जो डिसऑर्डर हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है, दैट इज ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? देखो, जनरली जब भी हम किसी से पूछते हैं कि ग्वाइटर क्या है, तो जवाब आता है आयोडीन की डेफिशिएंसी। ऐसा नहीं है। ग्वाइटर जो है इसे कहते हैं, ये है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो ग्वाइटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है दैट इज ग्वाइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, इसे ग्वाइटर कहते हैं। वजहें इसकी मेनली दो है। ये जो हम कहते हैं आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, तो आयोडीन की कमी होना ग्वाइटर की एक वजह है। सो आयोडीन डेफिशिएंसी इज नॉट ग्वाइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी इज द कॉज बिहाइंड ग्वाइटर। ग्वाइटर तो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। ग्वाइटर दो किस्म का होता है। एक को हम आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर कहते हैं, जो कॉमन है, जिसे हम जानते हैं। और दूसरा जो ग्वाइटर है, इसे कैंसरस ग्वाइटर कहा जाता है। दिस इज कैंसरस ग्वाइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर और कैंसरस ग्वाइटर, ग्वाइटर की दो किस्में हैं। दोनों ही सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, लेकिन रीजन अलग अलग है। कैंसरस ग्वाइटर में थायराइड का साइज इसलिए बढ़ा है क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर
कैंसर डेवलप हो गया है। आप जानते हैं जब किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर डेवलप होता है तो उसके अंदर सेल्स जो हैं रैपिडली डिवाइड करना शुरू करते हैं और तेज़ी से सेल डिवाइड करके एक्सपैंड कर देते हैं उस ऑर्गन को। तो ग्वाइटर के सेलों में अगर कैंसर डेवलप हो जाए और ग्वाइटर के सेल तेज़ी से डिवाइड करते रहें तो इससे भी ग्वाइटर हो सकता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो सकता है, जिससे ग्वाइटर डेवलप हो सकता है। जबकि यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर में थायराइड ग्लैंड के अंदर के सेल्स जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, बल्कि ये तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। सो ग्वाइटर की दो किस्में, आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर, कैंसरस ग्वाइटर, दोनों में सिमिलैरिटी क्या, ये भी ग्वाइटर ये भी ग्वाइटर, इसमें भी थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, इसमें भी थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, बट रीजन अलग है कि यहाँ ग्वाइटर के पीछे की वजह है खाने में आयोडीन की कमी और वहाँ ग्वाइटर के पीछे की वजह है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर डेवलप हो गया है, सेल बढ़ रहा है। आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर जो है इसमें क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बनवाने के लिए जो आयोडीन चाहिए वो कम है, इसीलिए जो आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर होता है उसमें थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। सो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म से जूझना पड़ता है। मतलब थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा लेकिन थायरॉक्सिन उसमें से कम आएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन बनने के लिए जो आयोडीन चाहिए वो पूरा नहीं मिल रहा। जबकि कैंसरस ग्वाइटर में क्योंकि आयोडीन की कोई कमी नहीं है, ऊपर से थायराइड ग्लैंड के सेल भी बड़े हो गए हैं, बढ़ गए हैं, इसीलिए कैंसरस ग्वाइटर वाले पेशेंट को हाइपर थायरॉयडिज्म से जूझना पड़ता है, यानी उसमें थायरॉक्सिन की सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा होती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर में थायरॉक्सिन सिक्रीशन कम रहेगा, कैंसरस ग्वाइटर में थायरॉक्सिन सिक्रीशन ज्यादा रहेगा, और इसी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर वाले पेशेंट का जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो रहेगा, जबकि कैंसरस ग्वाइटर वाले का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो जरूरत से ज्यादा हाई रहेगा। इसका असर बॉडी वेट पे पड़ेगा, हर चीज पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीएमआर कम है तो इसका हार्ट रेट, हार्ट बीट स्लो रहेगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, इसका हार्ट बीट फास्ट रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर में थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम होने से बॉडी के अंदर जमा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह यूज नहीं हो पाएगा, जिससे पेशेंट का वेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। सो इसमें पेशेंट जो है उसमें वेट गेन होता है और उसकी अपीयरेंस पफी हो जाती है, पफी या बल्कि अपीयरेंस जो है उसकी हो जाती है। जबकि यहाँ क्योंकि थायरॉक्सिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, सारा स्टोर्ड फैट वगैरह सब ऑक्सीडाइज हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लैश नाम की चीज़ बहुत कम रहती है, वेट लॉस होता है और इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां बाहर दिखने लगती। कैंसरस ग्वाइटर को हम लोग एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। एक्सोफ्थेल्मिया का मतलब होता है जिसमें आंखें बाहर आ जाएं। एक्चुअली होता क्या है कि चीक्स के अंदर का जो फैट वगैरह है, क्योंकि सारा जो है चेहरे पे फैट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है थायरॉक्सिन सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से, तो ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर को निकल रही हैं, इसीलिए इसको एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। इसमें इंसान दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाता है, यहाँ वेट गेन होता रहता है, अपीयरेंस पफी होती जाती है, चेहरे के इर्द गिर्द फैट जो है वो बढ़ने लगता है और आंखें अंदर की तरफ धसी हो जाती हैं, अंदर की तरफ घुस जाती हैं। देखा जाए तो इन दोनों में यानी आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर और कैंसरस ग्वाइटर में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि दोनों में थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। बाकी रीजन अलग है, सिम्टम अलग है, इफेक्ट अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग है। बिकॉज आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर वाले को अगर हम आयोडीन डोजेस देना शुरू कर दें तो वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन कैंसरस ग्वाइटर वाले को आयोडीन डोजेस देकर कोई फायदा नहीं, उसको तो आयोडीन ऑलरेडी पूरा है।
इसे तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, जो कैंसर में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, वो करना है। तो ले देकर दोनों ग्वाइटर हैं, बट इनमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है दोनों में, उसको छोड़कर बाकी सब जो है इनमें एक दूसरे से डिफर करता है। सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें से हम लोग जो ज़्यादातर अपने सिलेबस में पाते हैं, पढ़ते हैं, वो ये आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर है। बट कैंसरस ग्वाइटर या एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर भी ग्वाइटर की एक किस्म है जो आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर से अलग है, ये हमने याद रखना है। हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर में दिखेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म कैंसरस ग्वाइटर में दिखेगा। खाने पीने में साल्ट हमें आयोडाइज लेने को इसलिए कहा जाता है, बहुत छोटे क्लासेस से ही हम लोग अपने सिलेबस में ये पढ़ते हैं कि आयोडाइज साल्ट लेने को क्यों कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आयोडीन जो है वो शरीर के लिए ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? आयोडीन से हमारा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है। तो आयोडाइज्ड साल्ट खाने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि इंसान की बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की सिक्रीशन प्रॉपर हो और कहीं उसे आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर से जूझना ना पड़े। So this is all about thyroid gland.